हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास इन्वायरमेंट स्टडीज ईवीएस से है और इस क्लास में हम ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और सितंबर वाले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। देखिए, ये सारी क्लास जो है तो सीटेट सितंबर के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो चलिए आइए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार से एक शीशे आईना के ऊपर सांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है और इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है। यानी ये प्रयोग करके जो है तो पर्यावरण अध्ययन के किस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है। आप भी देखिएगा, कभी कभी शीशा पे फूंकिए या सांस छोड़िए तो शीशा धुंधला हो जाता है। तो वैसे ही एक शिक्षक कर रहा है, अपने बच्चों को जो है प्रयोग करके दिखा रहा है। तो देखिए, आइए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, पहला वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न करना। या फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा कि बच्चों को हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा समझाना। उसके बाद देखिए, ऑप्शन नंबर 3 है कि सांस लेने और छोड़ने की अवधारणा को समझाना। तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है कि बच्चों को प्रयोग प्रदर्शित करके दिखाना। तो यहाँ देखिए कि जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार से शीशे के ऊपर सांस छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है और इस प्रकार के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, जो सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है, तो यही प्राप्त किया जा रहा है कि इसमें अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों में करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न करना। यानी सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, जब आपके पास टाइम ना बचे सीटेट एग्जाम में तो ध्यान से देखिएगा। अगर पॉजिटिव आंसर पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे सटीक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए। तो आइए देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार तो कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कथन जो है तो कौन सा होना चाहिए, परिवार एवं मित्र से संबंधित। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ दिया जा रहा है, समाज एक परिवार के रूप में। उसके बाद सेकंड है परिवार वृक्ष, तथा ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा यहाँ पे, परिवार के बदलते स्वरूप के कारण। या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि परिवार में बदलाव। तो देखिए यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के अनुसार परिवार एवं मित्र से संबंधित जब कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए तो सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प होना चाहिए परिवार वृक्ष। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है, अब ये देखिए विकल्प दिया गया है, अब इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो आइए देखिए, पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे कि यह बाल केंद्रित है। उसके बाद बी है कि इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है। सी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव करवाती है। तथा डी है कि इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान कौशल और मूल्यों का विकास करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी करके। अब आइए देखिएगा कि इस ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले वाले में दिया गया है कि ए बी सी सही है, उसके बाद सेकंड है कि बी सी डी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ देखिएगा कि ए और डी सही है, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि ए सी और डी सही है। तो देखिए यहाँ पे कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का आपका पहला हो जाएगा
कि यह बाल केंद्रित है। उसके बाद देखिएगा कि इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना ये नहीं है। देखिए, ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, थर्ड वाला, कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव करवाती है। बिल्कुल करवाती है। पर्यावरण अध्ययन जो है तो बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव करवाती है। उसके बाद डी है कि इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान कौशलों और मूल्य का विकास करना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। तो आइए देखिए ए, सी, डी किस ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे ए, सी, डी, तो यह ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। यह कहा जाता है कि बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश में बहुत कुछ सीखते हैं और उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जाए और उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं तो बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश में बहुत कुछ सीखते हैं। अपने वातावरण में, अपने परिवेश में बहुत कुछ काफ़ी आसानी से सीखते हैं और विद्यालय में उनके अनुभवों को लाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल लाया जाए उनके अनुभव को और उनके प्रश्नों के उत्तरों को भी दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। अब यहाँ दिया जा रहा है कि उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित कर रहा है। तो आइए देखिए, पहला वाला ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन में है स्थानीय से वैश्विक। सेकंड यहाँ देखिएगा अज्ञात से ज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, या फिर सूचना से समझ। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अज्ञात से ज्ञात। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, ये है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। अब कथन ए है कि जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। यानी ऐसे जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं तो उनके शरीर पर बाल देते हैं और ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। उसके बाद बी है कि जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। और यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है। पहला है कि ए और बी दोनों सही है। उसके बाद सेकंड है कि ए और बी दोनों गलत है, तथा थर्ड वाला ऑप्शन है कि ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा कि ए गलत है परंतु बी सही है। तो यहाँ देखिए कि ऐसे जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं, मतलब जिनके बाहरी कान दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, तो ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। बिल्कुल देते हैं। आप लोग भी देखिएगा आपके घर में जो है गाय, भैंस, बकरी, ये सारे जानवर पाले गए होंगे, तो इनके कान जो है बाहर से दिखाई देते हैं और इनके शरीर पर बाल होते हैं, तो ये बच्चे देते हैं। और जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते तो ऐसे जानवर अंडे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन कि ए और बी दोनों सही है। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ देखिए अगला वाला क्वेश्चन यह है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित हैं। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोगों तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किया होगा। बताइएगा कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में कई पाठ जो हैं तो वास्तविक लोग और उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित हैं। अब पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव को क्यों शामिल किया होगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि बच्चे वास्तविक लोग से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं इसलिए शामिल किया होगा। या फिर बी है कि पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल करके उनके विचारों पर चर्चा की जा सकती है, इसीलिए जो है शामिल किए हैं। या थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे सी है कि यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है कि पर्यावरण अध्ययन केवल तो आप देखते ही काट दीजिएगा, ये निगेटिव है, ठीक है, ये नहीं सही होगा। कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों से ही हो सकता है, या फिर वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो बताइएगा। तो यहाँ देखिए पहला है ए, बी और सी सही है।
उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है कि ए बी डी सही है, थर्ड है कि बी सी और डी सही है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए सी और डी सही है। तो यहाँ देखिएगा कि जब एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित हैं, तो पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा वास्तविक अनुभव जो है इसीलिए शामिल किए हैं क्योंकि इससे क्या है कि बच्चे वास्तविक लोग से अपने आप को आसानी से जोड़ सकते हैं। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल करके उनके विचारों पर चर्चा की जा सकती है। तथा अब सी में तो केवल दे दिया गया है तो ये नहीं होगा भाई, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। डी है कि वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव बच्चों को प्रेरित करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और डी। आइए देखिए ए बी और डी किस ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे ए बी और डी ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या है कि समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुल्ले, कला आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। अब कारण यह है कि बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता, बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। अब ये रहा अभिकथन और कारण। अब यहाँ देखिएगा, पहला है कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या है। सेकंड है कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी है कि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो यहाँ देखिए इसमें जो है कि समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुल्ले, कला आदि बच्चे की भाषा और ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं, क्योंकि बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या सामाजिक प्राकृतिक ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। तो यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएगा, यानी कि कारण और कथन दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ देखिए कि मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती हूँ। मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना होता है। अब बताइए कि मैं निम्नलिखित में से कौन हूँ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिए कि मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती हूँ और मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल तथा रुई से बना होता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि बताइए मैं कौन हूँ। तो पहला वाला ऑप्शन है भारतीय मोर, सेकंड है कौवा, उसके बाद सी वाला ऑप्शन है कठफोड़वा, तथा ऑप्शन नंबर डी है कलचड़ी, जिसको हम कहते हैं इंडियन रॉबिन। तो देखिए कि यहाँ पे देखिए कि भारतीय पक्षी हूँ और पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडा देती हूँ और मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें और ऊन, बाल तथा रुई आदि से बना होता है। तो ऐसा पक्षी होता है इंडियन रॉबिन, जिसको हम कहते हैं कलचिड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ। मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरे छाल से दवा बनाई जाती है। बताएं कि मैं कौन हूँ। अब देखिए पूरा क्वेश्चन तो आपने ध्यान से पढ़ लिया है, एक बार और पढ़ लीजिए कि मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ और मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा पानी वैसे भी नहीं बारिश होती है, और मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है और मेरे छाल से एक तरह की दवा बनाई जाती है। अब बताइए कि मैं कौन हूँ। तो चलिए पहला वाला ऑप्शन देखिए, एकेसिया जिसको बबूल कहते हैं, ये पाया जाता है, या रेगिस्तानी ओक, या खेजड़ी पेड़, या फिर खजूर का पेड़। तो देखिए
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी का पेड़। खेजड़ी का पेड़ जो है तो ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और इसे जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी जो है टहनियों से, इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। तो कौन सा पेड़ हो जाएगा? खेजड़ी का पेड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? अब उस औजार का आपको नाम बताना है। ऐसा कौन सा औजार है जिसकी मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? पहला है खुटी, सेकंड है इल्गे, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कुर्गे तथा ऑप्शन नंबर डी है चाकू। तो देखिएगा यहाँ पे कि कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग करने वाले औजार को कहा जाता है इल्गे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। अब लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों के इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किन आकलन के उपकरण या उपकरणों का उपयोग किया होगा? तो ऑप्शन देखिए कार्यपत्रक, सेकंड है पोर्टफोलियो, थर्ड वाला ऑप्शन है चेकलिस्ट और उपलब्धि परीक्षण तथा डी है कि उपलब्धि परीक्षण और उपाख्यानात्मक अभिलेख। तो देखिएगा यहाँ पे कि कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। ध्यान से देखिएगा किसका काम करवाया? तो यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया और लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। अब शिक्षक ने बच्चों की इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन के उपकरण का उपयोग किया? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चेक लिस्टी और उपलब्धि परीक्षण आकलन का शिक्षक ने उपयोग किया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अब अभिकथन ये है, ए कह रहा है कि अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया। अब कारण आर ये है कि इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल। अब निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ दिया गया है, देखिएगा कि दोनों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद सेकंड है कि दोनों ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब सी वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि ए सही है किंतु आर गलत है तथा डी है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ देखिए कि जब अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया। क्योंकि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो कर दीजिए क्योंकि इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। जैसे उदाहरण भी दे दिया गया है कि उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अब अभिकथन ए कह रहा है कि एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है क्योंकि केंद्रक जैली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कारण आर है।
अब यहाँ देखिएगा कि दोनों ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद सेकंड है कि ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या ए सही है लेकिन आर गलत है, तथा डी है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ देखिएगा कि एक कोशिका में केंद्रक में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना जो होती है तो वो केंद्रक कहलाती है, क्योंकि केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ देखिए ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पहला है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। उसके बाद बी है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या प्रकरण आधारित है जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या एकीकृत है, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि पर्यावरण पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से शुरू ना होकर मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं। अब यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी करके, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला है कि ए सी और डी सही है। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है कि ए बी और डी सही है। थर्ड है कि बी सी डी सही है, या फिर ए बी सी सही है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़िए कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है जिसमें शीर्षक की व्याख्या सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से होती है, तथा सेकंड है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या प्रकरण आधारित है जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। सी है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या एकीकृत है, ये नहीं होगा। तो यहीं से जितने भी जो है सी वाले ऑप्शन हैं आप काट दीजिए क्योंकि सी नहीं होगा। यहाँ देखिए तो इसमें भी सी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर थर्ड में भी सी है और फोर्थ में भी सी है। तो ये तीनों ऑप्शन काट दीजिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि ए बी और डी सही है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चों के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं। तो पहला है कि सीखने के विशिष्ट उद्देश्य, सेकंड है कि सीखने के उद्देश्य, उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सीखने के प्रतिफल, तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है सीखने के प्रतिफल और दक्षता। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चों के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सीखने के प्रतिफल जो है तो ये आकलन के मानदंड जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चों के सीखने की सूचना देते हैं तथा सीखने की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखने के प्रतिफल। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अब देखिए अजय जो है तो क्या है, एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है जो कि अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज़ सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता हो, या फिर विभिन्न पदार्थों का घुलनशीलता का प्रदर्शन। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है कि जल वाष्पीकरण, तथा ऑप्शन नंबर
फोर्थ है कि बीजों का अंकुरण। तो देखिएगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कि अजय जो है पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। अब जो है उसके लिए सबसे सटीक मुद्दा जो है, सबसे अच्छा मुद्दा जो उसके लिए यही होगा, पहला वाला कि एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। यानी बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। यूरिया अनुपाते अकार्बनिक उर्वरक समानुपाते गाय का गोबर। उसके बाद सेकंड है गांध प्राकृतिक अनुपाते प्राकृतिक आसंजक समानुपाते डाट डाट कृत्रिम आसंजक। सही विकल्प का चुनाव यहाँ पे करना है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि यूरिया कार्बनिक उर्वरक गाय का गोबर, तो इसमें खाद और इसमें रबड़ होगा, या फिर उर्वरक फेविकोल या खाद फेविकोल या फिर जैविक खाद रबर। तो देखिए यहाँ पे कि यूरिया कार्बनिक उर्वरक गाय का गोबर, तो यहाँ पे हो जाएगा खाद। यूरिया कार्बनिक उर्वरक गाय का गोबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खाद। ठीक है। उसके बाद देखिए कि गाद प्राकृतिक आसंजक समानुपाते, तो यहाँ पे हो जाएगा फेविकोल। यहाँ पे क्या हो जाएगा फेविकोल। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ देखिए नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कि सलाथ दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं। कथन बी है कि लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वे मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों सही है कि सलाद जो है दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं। सलाद बहुत आलसी जानवर होते हैं और ये भालू जैसे होते हैं, तो ये जो है दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं, क्योंकि लगभग जीवन के 20 वर्ष में जो है तो अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। तो यहाँ देखिए पहला वाला ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। सेकंड है कि ए और बी दोनों गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए सही है परंतु बी गलत है, तथा डी है कि ए गलत है परंतु बी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए और बी दोनों सही है। देखिए जो सलाथ होते हैं तो ये दिन के 20 घंटे सोते हैं और लगभग 20 वर्ष के अपने इनका पूरा जीवन काल जो होता है तो वो 20 वर्ष का होता है, और अपने पूरे जीवन काल में जो है तो ये लगभग 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं, क्योंकि ये बहुत आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो बताइएगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो पहला वाला ऑप्शन है कि पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती, यानी सबसे जो है अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प यही हो जाएगा कि पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती है, या फिर पानी के प्रयोग और घनत्व की अवधारणा, या पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि दांडी यात्रा और वाष्पीकरण की अवधारणा। तो देखिए यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो सबसे उपयुक्त होगा चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा कि पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन
कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य हैं। तो कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्यों के नाम पूछा जा रहा है। तो पहला है कि केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद सेकंड है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। या फिर ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या केरल। तथा ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो देखिएगा यहाँ पे कि कर्नाटक के सीमांतवर्ती राज्य जो हैं तो वह है केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए कह रहा है कि काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा हो पाएगा, क्योंकि नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं। तो बताइए यहाँ पे पहला है कि दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद सेकंड है कि दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या फिर थर्ड वाला ऑप्शन है कि ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिएगा कि काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा होगा, बिल्कुल सही है। और नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं, तो नहीं भाई, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम नहीं करते हैं, मादा मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला है कि स्थानीय संदर्भ का चयन एक शिक्षक की सुविधा अनुसार हो, यही ध्यान देना चाहिए। या फिर नेक्स्ट है कि स्थानीय संदर्भ का चयन विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप हो। या नेक्स्ट है कि स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि स्थानीय संदर्भ का चयन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों से होना चाहिए। तो स्थानीय संदर्भ दिया जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को जब अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए और स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से जो है तो सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए कि स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है और कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कथन देखिए क्या कहा जा रहा है कि बच्चे की स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। देखिए कारण ये है कि जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवंत संसार चिंतित के लिए उपलब्ध होगा तो बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पूरा ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से कि बच्चे की स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए कि बच्चे की जो स्थानीय वस्तुएं हैं वो स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं जिन्हें हमें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। क्योंकि जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवंत संसार चिंतित के लिए उपलब्ध होगा तो बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे
और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों सही हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। बाकी देख लीजिएगा ये 4 ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। किसमें? तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। अब निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगी? तो पहला है कि अभिसारी कौशल, उसके बाद सेकंड है रचनात्मक अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी है पेशीय कौशल तथा डी है अधिगम कौशल। तो देखिए यहाँ पे कि जब पर्यावरण की पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं और शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो यहाँ पे देखिएगा कि रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए। तो पहला है कि बच्चों से अपना चित्र बनाने को कहें और चित्र में उनके मुंह से खाना कहाँ जाता है अपने मन से बनाने को कहना, या फिर शिक्षक यह कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं, या फिर सी है कि बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिसमें उन्हें ज्ञान की रचना के मौके मिले, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि बच्चों को पाचन तंत्र की निम्नांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करें। तो यहाँ देखिए कि जब बच्चों से अपना चित्र बनाने, क्वेश्चन है कि कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन जिसको कहते हैं भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए, तो नहीं पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे नहीं के लिए हो जाएगा बच्चों को पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करें, ये नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ।